वाणिज्य शासकीय कमला देवी राठे महिला महाविद्यालय राजनांदगांव। आज हम आयकर पदाधिकारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। आयकर अधिनियम 1961 के सुव्यवस्थित रूप से संचालन हेतु और उसमें बनाए गए विभिन्न प्रावधानों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सके, इस उद्देश्य से आयकर विभाग के लिए केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन पदाधिकारियों को ही अधिकारीगण या प्राधिकारी भी बोलते हैं। आयकर पदाधिकारियों को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला कार्यकारी प्राधिकारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और दूसरा न्यायिक पदाधिकारी जुडिशियल अथॉरिटीज। कार्यकारी प्राधिकारी मतलब कार्य करने वाले प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी जो आयकर अधिनियम में दिए गए प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू कराने में कार्य कर सकें। मतलब आपके आयकर निर्धारण अधिकारी, ये सब जितने भी हैं, आयकर कमिश्नर, जो आयकर के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू कर सके और प्रशासन संबंधी कार्यों को सफलतापूर्वक संपादित कर सके, ये सब कार्यकारी अधिकारी के अंतर्गत आते हैं, कार्यकारी प्राधिकारी कहलाते हैं। और दूसरा न्यायिक पदाधिकारी। न्यायिक पदाधिकारी ऐसे पदाधिकारी जो न्यायिक कार्यों को, न्यायालयीन कार्यों को, न्याय संबंधी कार्यों को करते हैं, अर्थात अपील और पुनर्विचार के कार्यों को करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो ऐसे पदाधिकारियों को न्यायिक पदाधिकारी कहा जाता है। आपने प्रबंध के सिद्धांतों में पद सोपान श्रृंखला आपने पढ़ी होगी। वही पद सोपान श्रृंखला आपको आयकर विभाग में भी देखने को मिलेगी। आयकर पदाधिकारियों में भी आपको पद सोपान श्रृंखला देखने को मिलेगी। आयकर अधिनियम की धारा 116 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें न्यायिक और कार्यकारी दोनों प्रकार के पदाधिकारियों की एक लंबी श्रृंखला है। सर्वप्रथम जो है इसमें है केंद्रीय करों का प्रत्यक्ष बोर्ड। केंद्रीय करों का प्रत्यक्ष बोर्ड वो सर्वोच्च मतलब संस्था है जिसके अंतर्गत पूरा आयकर विभाग जो है वो कार्य करता है। आयकर विभाग के जो भी नियंत्रण नियम जो भी है वो सब प्रत्यक्ष बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। आयकर प्रत्यक्ष बोर्ड के बाद आता है आयकर प्रधान महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तदुपरांत आता है आयकर महानिदेशक का पद, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या फिर मुख्य आयकर आयुक्त। उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं आयकर प्रधान निदेशक या आयकर प्रधान आयुक्त, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। समकक्ष पद है ये प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के। आयकर निदेशक या फिर आयकर आयुक्त, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये उनके निम्न स्तर के अधिकारी हो। यहीं पे एक और समकक्ष अधिकारी है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, आयकर आयुक्त अधिकारी। आयकर आयुक्त अधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी है अतिरिक्त आयकर निर्देशक या अतिरिक्त आयकर आयुक्त, ये दोनों समकक्ष पद हुए। इसके बाद है आपका आयकर संयुक्त निदेशक या आयकर संयुक्त आयुक्त भी बोल सकते हैं इन्हें। उप निदेशक आयकर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। सहायक निदेशक ऑफ आयकर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सहायक आयुक्त आयकर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं आयकर अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं कर वसूली अधिकारी, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। उनके नीचे आ जाता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये पूरी एक पद सोपान श्रृंखला आ रही है कि प्रत्यक्ष कर बोर्ड, फिर प्रधान मुख्य आयुक्त, फिर मतलब मुख्य आयुक्त, और इस तरीके से पूरे पद सोपान श्रृंखला आखिरी में जो है आयकर निरीक्षक पर आकर के समाप्त हो जाती है। आयकर अधिकारियों के नियंत्रण एवं नियुक्ति संबंधी प्रावधान। आयकर अधिकारियों के नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान है वो आयकर अधिनियम की धारा 117 में दी गई है
केंद्र सरकार द्वारा आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिनकी नियुक्ति की जा रही है वो नियुक्ति के योग्य हों। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों की भी नियुक्ति केंद्र सरकार के ही द्वारा की जाती है। यदि केंद्र सरकार उचित समझती है तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या प्रधान निर्देशक या प्रधान मुख्य कर आयुक्त को इस बात के लिए अधिकृत कर देती है कि वो मुख्य आयुक्त, सहायक आयुक्त, उपायुक्त या अधीनस्थ पदाधिकारियों की नियुक्ति करे। बोर्ड द्वारा अधिकृत आयकर पदाधिकारी ऐसे कार्यवाहक या लिपिकी कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर सकते हैं जो उनके कार्यों में सहायक सिद्ध हो। तो इन सब की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा पारित नियम और आदेशों के अंतर्गत की जाती है जो कि सार्वजनिक सेवा या पद की शर्तों को पूरा करते हो। सार्वजनिक जो भी उनके पद की जो भी आवश्यक शर्तें हैं उनको पूरा किया जाए और केंद्र सरकार द्वारा पारित नियमों के अंतर्गत ही ये नियुक्ति की जाती है। आयकर पदाधिकारियों पर नियंत्रण। आयकर अधिनियम की धारा 118 में दिया गया है, सभी आयकर अधिक पदाधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा नियंत्रित होते हैं। बोर्ड द्वारा अधिसूचना जारी करके किसी भी पदाधिकारी को किसी भी पदाधिकारी के अधीन घोषित किया जा सकता है। अधीनस्थ अथवा मातहत पदाधिकारियों को निर्देश। आयकर अधिनियम को सुचारू और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जो कार्रवाई जो है वो प्रभावी तरीके से हो, इस उद्देश्य से जो है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड जो है वो आयकर पदाधिकारियों को समय समय पर निर्देश देने के लिए अधिकृत होता है जो उसके संबंध में उचित हो और इन निर्देशों का पालन करना आयकर पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य है। और बोर्ड समय समय पर कर निर्धारण या कर वसूली के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो जारी करते हैं ताकि कार्य प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से संपादित हो सके। पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार एवं अधिकारिता संबंधी प्रावधान। धारा 120 में पदाधिकारियों के न्याय क्षेत्र के संबंध में बिंदु दिए गए हैं कि आयकर पदाधिकारी उन सभी अधिकारों को प्रयोग कर सकते हैं जो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के द्वारा उनको निर्देशित किए गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड किसी भी पदाधिकारी को अधिकृत कर सकता है कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को लिखित रूप से जो है उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों और अधिकारियों के संबंध में निर्देशित करे। बोर्ड जो है वो करदाता की आयकर विवरणी जमा करने के संबंध में क्षेत्र एवं पदाधिकारियों से संबंधित कोई सूचना निर्गमित जारी कर सकता है। बोर्ड किसी विशेष क्षेत्र में कुछ मामलों को निपटाने हेतु आयकर अधिकारियों को संयुक्त रूप से निर्देश दे सकता है, एक से अधिक अधिकारियों को निर्देशित कर सकता है किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए। बोर्ड को किसी भी क्षेत्र या मामले के संबंध में अधिकार एवं कर्तव्य को पूरा करने के लिए 2 या 2 से अधिक आयकर अधिकारियों की आवश्यकता हो सकती है। पदाधिकारियों के अधिकार एवं शक्तियों संबंधी प्रावधान। सामान्य रूप से आयकर पदाधिकारियों को सबूत एवं तलाशी और जब्ती के संबंध में अधिकार प्राप्त है। वो लेखा पुस्तकों की मांग करने का भी अधिकार रखते हैं। सर्वे का अधिकार है आयकर पदाधिकारियों को। निर्धारित सूचनाओं को एकत्रित करने का अधिकार है। आयकर पदाधिकारी यदि चाहे तो कंपनी के रजिस्टरों का निरीक्षण करने का भी अधिकार रखते हैं। वो सूचनाओं के सत्यापन के उद्देश्य से वो नोटिस जारी कर सकते हैं जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत जांच एवं कार्यवाही हेतु आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हो। और उस नोटिस के जारी करने के बाद अगर कोई सूचना या प्रपत्र प्राप्त होता है तो निर्धारित आयकर अधिकारी इन सूचना को प्रक्रिया में लाने का भी अधिकार रखते हैं। आयकरों के केंद्रीय बोर्ड की शक्तियां। देखिए, सर्वोच्च जो संस्था है वो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अब हम अध्ययन कर रहे हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की शक्तियों के संबंध में। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा 1963 में की गई और यह बोर्ड जो है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और प्रशासन और संबंधी मामलों में जो सर्वोच्च संस्था है। आयकर, धन कर और व्यय कर, इन प्रकार के सभी प्रत्यक्ष करों के संबंध में जितने भी प्रत्यक्ष कर हैं, केवल आयकर का ही नहीं, सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों के संबंध में नियंत्रण एवं प्रशासन का अधिकार प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास है।
प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अधिकार, चूंकि यह एक सर्वोच्च संस्था है और सभी प्रकार का प्रशासन और नियंत्रण, नीति निर्देश जारी करने का अधिकार इनके पास है, तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड के पास निम्न अधिकार हैं। पदाधिकारियों पर नियंत्रण करने का अधिकार। बोर्ड जो है वो किसी भी पदाधिकारी के अधीन होगा। सूचना के निर्गमन के लिए योजना बना सकता है, अधिसूचना जारी कर सकता है, सूचना को कार्यवाही में लाने अथवा कर निर्धारण के द्वारा अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही और जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स प्रपत्र प्राप्त किए गए हैं उनको प्राप्त करने का अधिकार संबंधी जो है वो अधिसूचना वो निर्गमित कर सकता है। सूचना को प्राप्त कार्यवाही में लाने के लिए निर्देश दे सकता है और आवश्यक प्रपत्रों को प्राप्त कर सकता है। अधीनस्थ प्राधिकारी, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज को आदेश, निर्देश और सूचना भी प्रेषित करने का अधिकार है बोर्ड को। बोर्ड जो है समय समय पर आयकर के अन्य पदाधिकारियों को आवश्यकता अनुसार आदेश और निर्देश जारी कर सकता है, आवश्यक सूचनाएं प्रेषित कर सकता है। आयकर अधिनियम के उचित प्रबंध और प्रशासन के लिए जो आवश्यक समझे समुचित रूप से कार्य का संचालन हो, इस उद्देश्य से प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है वो समय समय पर आदेश निर्देश जारी कर सकता है, आवश्यक सूचनाएं भेज सकता है और पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वो उन सूचनाओं का पालन करें जो बोर्ड के द्वारा उनको दी गई है। पर बोर्ड जो है वो किसी विशेष प्रकार के कार्य को विशेष तरीके से करने का आदेश जारी नहीं कर सकता और आयोग जो है वो उपायुक्त या आयुक्त अपील के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये वो दो अधिकार हैं जो बोर्ड को प्राप्त नहीं है। बोर्ड जो है वो कर निर्धारण और कर वसूली के संबंध में उचित रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकता है, लेकिन ऐसे दिशा निर्देश किसी भी स्थिति में करदाताओं के विरुद्ध या उनके अधिकारों के विरुद्ध ना हो, उनके लिए अहितकर नहीं होने चाहिए। बोर्ड चाहे तो किसी भी मामले या किसी विशेष मामले में वास्तविक घटनाओं को दूर करने के उद्देश्य से आयकर पदाधिकारियों को समय निकल जाने के बाद भी मुक्ति, कटौती या कर वापसी या अन्य राहत के संबंध में आवेदन स्वीकार करने के लिए सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकता है। मतलब जब करदाता मुक्ति मांग रहा है किसी अर्थदंड से या कर वापसी के संबंध में अगर कोई राहत देना चाह रहा है तो वो बोर्ड जो है वो दिशा विशेष आदेश जारी करके दे सकता है। बोर्ड को जो है वो बोर्ड पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है, परंतु ऐसी नियुक्ति वो केंद्र सरकार के द्वारा अधिकृत होने पर ही कर सकेगा। बोर्ड किसी भी आयकर पदाधिकारी को यह अधिकार प्रदान कर सकता है कि वह अपने कार्य को संपादन के लिए आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति करे। मतलब एक उच्च स्तर के अधिकारियों को यह अधिकार दे सकता है कि वह अपने कार्यों के कुशल संपादन के लिए निम्न स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति कर सके। बोर्ड महानिदेशक या निदेशक को अधिकृत कर सकता है कि वह अन्य आयकर पदाधिकारी जो उनके कार्य को करे उसे बोर्ड के सुपुर्द कर दे। बोर्ड किसी भी आयकर पदाधिकारी को उसके अधीन किसी भी अन्य पदाधिकारी के कार्य करने का, देखिए एक वरिष्ठ अधिकारी को अपने अधीनस्थ अधिकारी के कार्य करने के आदेश बोर्ड जारी कर सकता है या दो से अधिक कर निर्धारण अधिकारियों को संयुक्त रूप से काम करने का आदेश भी बोर्ड जारी कर सकता है। बोर्ड जो है वो आयकर अधिनियम के संबंध में संपूर्ण भारत या किसी एक भाग विशेष के लिए धारा 295 के तहत नियम बनाने का अधिकार रखता है और उस नियम बनाने का तथा उसको अनुमोदन हेतु संसद में रखने का भी अधिकार बोर्ड के पास है। मतलब यदि कोई नया नियम बनाना है तो बोर्ड उस नियम को बनाएगा और उस नियम को संसद में पारित करवाएगा और पारित होने के बाद वो जो है वो लागू हो जाएगा। करदाताओं के संबंध में सूचना का स्पष्टीकरण धारा 138 के तहत सार्वजनिक हित में अगर बोर्ड उचित समझता है तो कोई सूचना अधिकारी को दे सकता है ताकि वो अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित कर सके। पद सोपान श्रृंखला में अगला जो है वो है आयकर महानिदेशक या निदेशक। आयकर महानिदेशक से तात्पर्य ऐसे पदाधिकारी से है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा धारा 117 के अंतर्गत निदेशक या महानिदेशक के रूप में की जाती है। इनके कार्य क्षेत्र का जो निर्धारण है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा किया जाता है और ये मुख्य आयकर आयुक्त के स्तर के अधिकारी होते हैं। महानिदेशक के अधीन निदेशक मतलब डायरेक्टर,
उपनिदेशक और असिस्टेंट डायरेक्टर, सब इस जॉइंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ये सब आते हैं। महानिदेशक या निदेशक को प्राप्त अधिकार, पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल और या डायरेक्टर। सर्वप्रथम अधिकार है इनको नियुक्ति का अधिकार। ये सहायक उपायुक्त के नीचे स्तर के आयकर पदाधिकारियों को नियुक्ति कर सकते हैं, बशर्त है कि केंद्र सरकार के द्वारा इनको इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया हो। यदि केंद्र सरकार के द्वारा अधिकार प्राप्त है तभी ये नियुक्ति का कार्य कर सकते हैं, अन्यथा ये नियुक्ति का कार्य नहीं कर पाएंगे। और अपने कार्यों के संपादन के लिए अपने कार्यालय कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, बशर्त है कि यह अधिकार उनको बोर्ड के द्वारा प्रदान किया गया हो। अगला अधिकार है मामलों के हस्तांतरण का अधिकार। महानिदेशक या निदेशक को किसी भी केस को, किसी भी मामले को अपने एक अधीनस्थ या अधिक आयकर अधिकारियों से किसी अन्य आयकर अधिकारियों को ट्रांसफर करने का अधिकार है। मतलब अधिकारी ए किसी कार्य को कर रहा है तो यदि महानिदेशक चाहे तो उस कार्य को अधिकारी बी या सी को ट्रांसफर कर सकता है। निर्देश देने का अधिकार, महानिदेशक या निदेशक आयकर अधिकारी को आवश्यक निर्देश दे सकते हैं। देखिए, बोर्ड के द्वारा जब नियम या आदेश बनाए जाते हैं तो वो नियम या आदेश जो है वो आयकर निदेशक या महानिदेशक के पास पहुंचते हैं और उनको जमीनी रूप पर क्रियान्वित करने के लिए अब निदेशक और महानिदेशक जो है वो अपने अधीन जो अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके लिए जो है वो आवश्यक निर्देश जारी करते हैं। तलाशी या कब्जे लेने के लिए भी अधिकृत करने का अधिकार है। निदेशक या महानिदेशक किसी भी आयकर उपनिदेशक, सहायक निर्देशक या सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी को तलाशी लेने या वस्तु को कब्जे में रखने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। यह अधिकार इनको प्राप्त है। अन्य किसी विभाग के किसी अधिकारी के कब्जे से बही खाता या अन्य प्रलेख मांगने का भी अधिकार है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, मान लीजिए किसी और डिपार्टमेंट के पास आवश्यक प्रलेख या दस्तावेज किसी करदाता की आय के संबंध में है तो ये उस प्रलेख को मांग सकते हैं। पुनः कर निर्धारण का आदेश जारी करने का भी अधिकार है। कर निर्धारण वर्ष के 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी अन्य किसी विभाग के किसी अधिकारी के कब्जे से जो है बही खाता और प्रलेख मांगने का अधिकार इनको है और पुनः कर निर्धारण का आदेश भी जारी कर सकते हैं। सर्वे करने का अधिकार है इन्हें। आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार की जांच या सर्वे आयकर आयुक्त के अधिकार इनको प्राप्त है। कर वापसी रोकने की पुष्टि करने का अधिकार है। आयकर निर्धारण अधिकारी द्वारा रोकी गई कर वापसी का अनुमोदन प्रमुख निदेशक या आयुक्त द्वारा होना आवश्यक है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश पर पुनर्विचार का अधिकार भी इन्हें है। ऐसे आदेश जो सरकारी राजस्व के लिए अहितकर हो। मान लीजिए पुनर्विचार में ऐसा कोई आदेश पारित हुआ है जो शासकीय राजस्व में कमी कर रहा है तो इस प्रकार के पुनर्विचार के आदेश पर जो है इनको अपनी स्वीकृति देना होगा। अर्थदंड या ब्याज में कमी या माफ करने का भी अधिकार है इन्हें। संपत्ति के कुर्की हेतु अनुमोदन का अधिकार है इन्हें और केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत होने पर सहायक आयुक्त या उपायुक्त की नियुक्ति का अधिकार इन्हें है। अगला जो है पद सोपान श्रृंखला में आयकर मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त, ये मुख्यतः प्रशासन संबंधी अधिकारी होते हैं जो प्रशासनिक कार्यों को करते हैं। आयकर मुख्य आयुक्त या आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के अधीन पदाधिकारी होते हैं ये और बोर्ड के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अधीन ही उनके द्वारा निर्धारित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही ये कार्य करते हैं। मुख्य आयुक्त या आयुक्त को जो अधिकार प्राप्त है वो महानिदेशक को जो अधिकार प्राप्त है लगभग वही अधिकार जो है मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त है। ये अधिकार है नियुक्ति का अधिकार यदि इन्हें प्राप्त होता है केंद्र सरकार के द्वारा, मामलों के हस्तांतरण का अधिकार, निर्देश देने का अधिकार, तलाशी एवं कब्जे में लेने के लिए अधिकृत करने का अधिकार, पुनः कर निर्धारण का आदेश पारित कर सकते हैं ये, अर्थदंड ब्याज में कमी या माफ करने का अधिकार, कर वापसी रोकने की पुष्टि करने का अधिकार, सर्वे करने का अधिकार, संपत्ति की कुर्की करने का आदेश देने का अधिकार, ये सब अधिकार जो है वो आयुक्त स्तर के अधिकारी को प्राप्त है। उपायुक्त या
उप निदेशक या सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त की शक्तियां। ये पद सोपान श्रृंखला में अगली पद जो कड़ी है वो निम्न स्तर का अधिकारी है ये आयुक्त से। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और ये आयुक्त के नियंत्रण में कार्य करते हैं और इनके कार्य क्षेत्र का निर्धारण आयुक्त के द्वारा किया जाता है बोर्ड के द्वारा जारी जारी दिशा निर्देशों के आधार पर। इन पद को जो प्राप्त अधिकार है वो है आयकर अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार, आयकर अधिकारियों की शक्ति, जो आयकर अधिकारियों को जो भी पावर प्राप्त है वो इसका उपयोग कर सकते हैं, अब अवितरित लाभों पर अतिरिक्त कर के आदेश जारी कर सकते हैं, पूछताछ करने के लिए वो सब अधिकार प्राप्त हैं जो एक कर निर्धारण अधिकारी को होते हैं, आवश्यक सूचना मांगने का अधिकार है इन्हें, अपने क्षेत्र विशेष के अंतर्गत किसी स्थान में प्रवेश करना, जांच पड़ताल करना और लाभकारी सूचना संग्रहित करने का अधिकार है इनको, तलाशी और कब्जे में लेने का अधिकार इन्हें प्राप्त है, रजिस्ट्रेशन रद्द करने, किसी भी संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार इनको प्राप्त है, किसी भी कंपनी के सदस्य, ऋण पत्रधारी या बंधक के रजिस्टर का निरीक्षण करना और उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार है। वह किसी भी कर निर्धारण अधिकारी के पास विचाराधीन मामले के रिकॉर्ड मांग करके उसकी जांच पड़ताल करके आवश्यक निर्देश भी ये जारी कर सकते हैं। धारा 131 के अंतर्गत मुकदमे की कार्यवाही के संबंध में उपायुक्त को वो सब अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अधीन किसी न्यायालय को प्राप्त होते हैं। आयकर आयुक्त की शक्तियां, पावर ऑफ कमिश्नर, ये न्यायिक पावर ऑफ कमिश्नर अपील, आयकर आयुक्त अपील। देखिए आयकर आयुक्त अपील ये न्यायिक पदाधिकारी की श्रेणी में आता है, आयुक्त ये भी हैं पर इनका जो है ये किस क्षेत्र में है, अपील क्षेत्र में, मतलब न्यायिक पदाधिकारी हो गए। ये प्रथम जो है अपीलेट अधिकारी होते हैं जो जिनके समक्ष अपील प्रस्तुत की जाती है या अपील दर्ज कराई की जाती है। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ये प्राधिकारी सीधे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियंत्रण में कार्य करते हैं परंतु बोर्ड को अपील संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। आयकर आयुक्त की शक्तियां, न्यायालय संबंधी अधिकार, आयुक्त अपील या उपायुक्त को इस अधिनियम के अंतर्गत किसी मुकदमे को सुनना के वे सब अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो एक न्यायालय को सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत होते हैं। धारा 133 के अंतर्गत इनको सूचना मांगने का अधिकार है। जो मामले उनके पास अपील के लिए आए हैं उनके संबंध में वो सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। धारा 134 के अंतर्गत कंपनी के रजिस्टरों का निरीक्षण, जिनमें अंशधारी रजिस्टर, ऋण पत्रधारी रजिस्टर, बंधक रजिस्टर शामिल हैं, इन सभी रजिस्टरों का वो निरीक्षण कर सकते हैं और इन रजिस्टरों की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार इनको है। आयकर अधिनियम की धारा 245 के अंतर्गत कर वापसी की रकम का समायोजन करने का अधिकार है। यदि किसी करदाता को की बकाया कर राशि वसूली करने में कर वापसी की रकम, मतलब अगर मान लीजिए इधर इनकम टैक्स बकाया है और किसी और उसका इनकम टैक्स उनको रिटर्न वापस करना है, कर वापसी है, तो वो चाहे तो उस कर वापसी की रकम से बकाया रकम की वसूली कर सकते हैं। ये अधिकार उनके पास है। अपील करने के संबंध में अधिकार, अधिनियम की धारा 251 के अंतर्गत आयकर अपील जो है या उपायुक्त जो है वो अपील निपटाने के संबंध में उनको अधिकार जो प्राप्त है। ये इसे कर निर्धारण अधिकारी को अपने निर्देशानुसार फिर से कर निर्धारण करने हेतु आदेश देने का अधिकार है। पुनः कर निर्धारण हेतु आदेश जारी कर सकते हैं। ये अर्थदंड के संबंध में, ये अर्थदंड को अगर मान लीजिए अपील की गई है तो उस अर्थदंड को पुष्टि कर सकते हैं, उसे निरस्त कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कर निर्धारण के संबंध में यदि इनके पास अपील की गई है तो उस अपील को ये पुष्टि कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, जैसा भी। और अगर कोई मान लीजिए विषय इनके समक्ष आता है तो जैसा इनके विवेक पे है, ये उचित समझे वैसा निर्णय ये दे सकते हैं। आयकर आयुक्त के अंतर्गत अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त, इस प्रकार अलग अलग जो है पद श्रृंखला है। आयुक्त स्तर के अधिकारियों के बाद जो अगला अधिकारी हमारा आता है वो है आयकर अधिकारी। आयकर अधिकारी की शक्तियां,
आयकर अधिकारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और 1 अप्रैल 1988 से कर निर्धारण अधिकारी के रूप में ये कार्य करने का इनको निर्देशित किया गया है। आयकर अधिकारी की सहायता के लिए एक कर वसूली अधिकारी होता है और आयकर निरीक्षक होते हैं। मतलब आयकर अधिकारी के साथ दो हैं, कर वसूली अधिकारी और आयकर निरीक्षक, जो इनकी सहायता करते हैं। आयकर अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा आयकर आयुक्त को निर्देशित किया जाता होगा और उनके द्वारा जो है क्लास 1 सर्विस वाले आयकर अधिकारी को नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और क्लास 2 सर्विस वाले आयकर अधिकारियों की नियुक्ति आयुक्त के द्वारा की जाती है। आयकर अधिकारी के कार्य एवं अधिकार। आयकर अधिकारी के कार्य एवं अधिकार, प्रमुख अधिकार जो इनको प्राप्त हैं वो है न्यायिक अधिकार, प्रवेश एवं जांच करने का अधिकार, तलाशी एवं कब्जा करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, बही खाता एवं प्रलेखों के निरीक्षण करने का अधिकार, गवाही या बयान लेने का अधिकार, खर्च का विवरण मांगने का अधिकार, पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार, बंधकों के रजिस्टर का निरीक्षण करने का अधिकार, कर निर्धारण करना, संस्था का पंजीयन करना, फर्म का और पंजीयन को निरस्त करना। इन्हें वो सब अधिकार प्राप्त हैं जो एक आयकर निर्धारण अधिकारी के हैं। आयकर अधिकारी के अधीनस्थ जो काम करते हैं वो है आयकर निरीक्षक। ये आयकर अधिकारी के अंतर्गत के नियंत्रण में कार्य करते हैं। आयकर निरीक्षकों की नियुक्ति आयकर आयुक्त के द्वारा की जाती है। जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं इनकी नियुक्ति आयकर आयुक्त के द्वारा की जाती है और ये जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर के अधीन के रूप में कार्य करते हैं। आयकर अधिकारी के द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना इनका मेन मुख्य कर्तव्य और इन्हें जो अधिकार प्राप्त है वो है नए करदाता की खोज करना, आयकर अधिकारी के आदेशानुसार किसी भी प्रकार की जांच करना। धारा 133A के अंतर्गत आयकर अधिकारी द्वारा अधिकृत होने पर अपने किसी क्षेत्र विशेष के व्यवसाय या पैसे किसी फर्म या संस्था या दुकान पर जाकर के जांच करना और धारा 133 के अंतर्गत ही उन सभी कार्यों को करना जो कर निर्धारण अधिकारी कर सकता है, ये आयकर निरीक्षक को करना है। अगला जो पद है वो है कर निर्धारण अधिकारी, असेसिंग ऑफिसर। आयकर विभाग में 1 अप्रैल 1988 से कर निर्धारण अधिकारी के नवीन पद का सृजन किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी मतलब कर को निर्धारित करने वाला अधिकारी। कर निर्धारण अधिकारी के रूप में उपायुक्त या सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारियों को कर निर्धारण अधिकारी का कार्य सौंपा जाता है, जिन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आदेश निर्देश के अंतर्गत किसी कर निर्धारण क्षेत्र का कार्य सौंपा गया हो। ऐसे अधिकारी जो है वो कर निर्धारण अधिकारी कहलाते हैं। कर निर्धारण अधिकारी किसी भी अधिकारी के पद पर किसी भी अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। आयकर अधिकारी, सहायक आयुक्त या उपायुक्त जिन्हें किसी क्षेत्र का कर निर्धारण का कार्य सौंपा जाता है, कर निर्धारण अधिकारी कहलाते हैं। कर निर्धारण अधिकारी के कार्य क्षेत्र का निर्धारण प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी आयकर विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। इनका प्रशासनिक दृष्टि से इस अधिकारी का पद बहुत महत्वपूर्ण है और आयकर निरीक्षक जो है वो इनके कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए इनके निर्देशन में कार्य करते हैं। कर निर्धारण अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत होने पर कर निर्धारण अधिकारी की नियुक्ति आयकर आयुक्त द्वारा भी की जा सकती है। सामान्यतः कर निर्धारण अधिकारी आयकर आयुक्त या निर्देशक या उपायुक्त के अधीन कार्य करते हैं। आयकर निर्धारण अधिकारी को करदाता के कर निर्धारण के संबंध में
करदाता के कर ग्रहण के संबंध में दिया गया इनका आदेश अंतिम होता है जब तक कि इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जाए। आयकर निर्धारण अधिकारी वो प्रथम अधिकारी होते हैं जिनके संपर्क में करदाता आता है और इन्हीं के द्वारा जो है वो कर निर्धारण की पूरी प्रक्रिया की जाती है कर निरीक्षक की मदद से, और इनके द्वारा जो पारित आदेश है उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। कर निर्धारण अधिकारी के प्रमुख कार्य करदाताओं से आय का विवरण मतलब आयकर रिटर्न प्राप्त करना, करदाताओं का कर निर्धारण करना, करदाताओं से कर वसूल करना, कर निर्धारण से संबंधित आवश्यक सूचनाएं एकत्र करना। कर निर्धारण अधिकारी को प्रमुख अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें पहला अधिकार है पावर्स इनके न्यायिक अधिकार। कर निर्धारण अधिकारी किसी मामले की कार्रवाई के संबंध में वो सब अधिकार प्राप्त रखते हैं जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अधीन किसी न्यायालय को प्राप्त है। प्रवेश एवं जांच करने का अधिकार, कर निर्धारण अधिकारी अपने क्षेत्र में किसी भी स्थान पे प्रवेश कर सकता है। कर निर्धारण अधिकारी को तलाशी लेने एवं कब्जा करने का भी अधिकार है। निदेशक अथवा आयकर आयुक्त द्वारा अधिकृत किए जाने पर किसी भी मकान की तलाशी ले सकता है, किसी भी ऑफिस कार्यालय की तलाशी ले सकता है और तलाशी में प्राप्त हुई वस्तु, दस्तावेज और आवश्यक प्रपत्र, बही खातों को अपने कब्जे में रख सकता है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, कर निर्धारण अधिकारी किसी भी व्यक्ति, फर्म या हिंदू विभाजित परिवार या कंपनी आदि से संबंधित आवश्यक लेखा पुस्तकें रिकॉर्ड सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। बही खाता एवं प्रलेखों के निरीक्षण का अधिकार रखता है। आवश्यक जो भी लेखा है उन लेखों को वो निरीक्षण कर सकता है और उन पर आवश्यक मतलब जरूरत पड़ने पर उनकी प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकता है। गवाही या बयान लेना, वह किसी भी व्यक्ति से शपथ पत्र के आधार पर उनका बयान ले सकता है। आयकर निर्धारण अधिकारी यदि चाहे तो किसी करदाता से किसी उत्सव या किसी कार्यक्रम संबंध में किए गए खर्चों का विवरण मांगने का भी अधिकार रखता है। आयकर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण से पहले कोई पूछताछ करने के लिए धारा 142 के अंतर्गत नोटिस जारी कर सकने का अधिकार रखता है। आयकर अधिकारी को अधिकार है कि वो धारा 143, धारा 144, 147 और 148 के अंतर्गत आयकर का निर्धारण कर सकता है। धारा 134 के अंतर्गत कर निर्धारण अधिकारी किसी भी कंपनी के अंशधारी, ऋण पत्रधारी, सदस्य, बंधकों के रजिस्टर का निरीक्षण कर सकता है और उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। आयकर अधिकारी जो है किसी भी फर्म का पंजीयन करने और पंजीयन को निरस्त करने का अधिकार भी रखता है। कर वापसी का समायोजन करने का अधिकार रखता है। यदि मान लीजिए कर की राशि बकाया है, उधर कर वापसी भी है, तो जो वापसी राशि है उससे बकाया राशि को समायोजित करने का अधिकार भी रखता है। पुनः कर निर्धारण का अधिकार भी है, या चाहे तो पुनः कर निर्धारण का आदेश जारी कर सकता है, पुनः कर निर्धारण कर सकता है। स्थायी खाता संख्या, पैन जिसको हम बोलते हैं पैन नंबर, पीएन परमानेंट अकाउंट नंबर, ये परमानेंट जो नंबर है ये स्थायी खाता संख्या जो है वो सदस्यों को आवंटित कर सकता है और अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील में दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार भी है। यदि मान लीजिए कोई करदाता इन अपील करता है न्यायालय में या कहीं पे, तो उसके संबंध में विरुद्ध में या आगे जाकर के ये भी अपील करने का अधिकार रखते हैं। अन्य जो है अधिकार इन्हें प्राप्त है, कर वापसी के लिए आदेश देने का अधिकार, करदाता को लेखों का अंकेक्षण करवाने के लिए आदेश दे सकता है ये, अग्रिम कर का नोटिस जारी कर सकते हैं, कर भुगतान न करने पर ये अर्थदंड लगा सकते हैं, दंड दे सकते हैं, आयकर की विवरणी जमा करने के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं और उद्गम स्थान पर टीडीएस के संबंध में, मुक्ति के संबंध में प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। सूचना प्रकट करने संबंधी प्रावधान, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक आदेश द्वारा करदाता को कर निर्धारण के संबंध में कुछ पदाधिकारी और संस्थाओं को सूचना प्रकट कर सकता है जो किसी कानून के अंतर्गत कार्य को पूरा करने हेतु आवश्यक समझी जाती हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई संस्था या व्यक्ति करदाता के संबंध में आयुक्त से कोई जानकारी मांगता है तो ऐसी सूचनाएं तभी दी जाएंगी जब ये सूचना जनहित में हो। धन्यवाद।